नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रीवियस पेपर। अब आपको हिंदी प्रीवियस पेपर के साथ साथ अपने जीएस के प्रीवियस पेपर भी पूरी डिटेल के साथ मिल जाएंगे। जैसा हमारा जो क्वेश्चन होता है उसे 4-5 या 6-7 जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं सब बताए जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते रहते हैं सब इन्हीं के इर्द गिर्द बनते हैं कि फ्यूचर में कोई इनसे संबंधित हमारा क्वेश्चन बने तो हमारा गलत ना हो। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, अपने नंबर काउंट करते हुए चलना। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है साहित्य से क्वेश्चन है। क्या पूछा है? अनाम दास का पोथा किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? उपन्यास के बारे में पूछा गया है। किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन दिए गए मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल साकर्तियान और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में इससे अलग की जो जानकारी जो हमारे एग्जाम में आती है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना 1907। अगर पूछा जाए इनकी मृत्यु तो 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में है, और बलिया के रहने वाले मंगल पांडे थे। दोनों का संबंध बलिया से आपको याद रखना है। जन्म बलिया में हुआ, जबकि मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु इनकी बनारस में होती है। और पूछा जाए कर्म भूमि, इनकी कर्म भूमि पूछा जाता है तो इनकी कर्म भूमि भी बनारस ही थी। ठीक है, तो कर्म भूमि के आधार पर बनारस और जन्म आपका बलिया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में इतनी जानकारी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो इनका वास्तविक नाम आता है बैजनाथ। ठीक, जबकि जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी होती है ये कबीरदास जी को क्या बोलते हैं? इन्होंने कबीरदास जी को एक नाम दिया था वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर, सही है। तो याद रखना कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया था। अन्य उपलब्धि जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो बताना 1957 में, 57 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार। जबकि 1973 में इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगर पूछा हिंदी साहित्य पुरस्कार इन्हें किस रचना के लिए दिया गया, तो महत्वपूर्ण रचना है इनकी आलोक पर्व। आपको याद रखना कई बार पूछी जाती है आलोक पर्व किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इससे अलग कि जो आपको याद रखना है इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आम फिर बोरा गए, आम फिर बोरा गए। उसके बाद नेक्स्ट नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट सूर साहित्य, सूर साहित्य। उसके बाद नेक्स्ट जो अन्य महत्वपूर्ण आती है इनकी पुनर्नवा। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी जो हमारे एग्जाम में आती रहती हैं, आपको याद रखना है। जबकि इनकी अन्य जो उपलब्धि जैसे जन्म, इनका संबंध सही है, और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी बना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिश्र वाक्य। जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद पूछे जाए कितने होते हैं, तो बताना 3 होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मिश्र वाक्य। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनकी पहचान होती है, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में अपना पूरा सब खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। याद रखना सरल वाक्य जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता सिर्फ हमारा अनेक हो सकते हैं, अर्थात कर्ता तो कई हो सकते हैं, कर्ता प्लस हो सकते हैं, 1 2 3 4 10 हो सकते हैं, लेकिन क्रिया इसमें सिर्फ एक होती है। क्रिया एक होती है, किसी परिभाषा है सरल वाक्य की।
संयुक्त में क्या होता है, इसमें याद रखना, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, क्रिया भी दो होंगी और इसमें होता क्या है, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। सही है। और आपको जो याद रखना है कि कुछ पहचान के लिए आते हैं हमारे संयुक्त वाक्य के शब्द आते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे एक शब्द आएगा और, अगर पूछा जाए और किस वाक्य में आता है तो हमारे संयुक्त वाक्य में होता है। और के बाद आता है तथा, महत्वपूर्ण हमारे शब्द होते हैं, आपको याद रखना। उसके बाद अतः, और तथा अतः पर, इसलिए, एवं, और शब्द आएगा या, अथवा। तो ये महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो हमारे संयुक्त वाक्य में आते हैं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा याद रखना, इसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये किसकी परिभाषा है, संयुक्त वाक्य। इससे अलग जो अब आपको याद रखना है, मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है। वाक्य तो इसमें भी दो होते हैं, तो याद रखना इसमें दो क्रियाएं होती हैं, दो क्रिया होती है, परंतु देखो दो क्रिया तो आपकी संयुक्त में भी है, लेकिन इसमें होता क्या, दो क्रियाएं होती है परंतु एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। और इसकी पहचान के लिए कुछ की शब्द आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना कि मिश्र वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे और में जो हमारा पढ़ा में, संयुक्त वाक्य में और तथा अतः पर इसलिए एवं या अथवा आते हैं। इसी तरह से मिश्र में आते हैं, एक आता है हमारा की, उसके बाद आता है वह, उसके बाद शब्द आता है उसे, नेक्स्ट होता है तो शब्द आएगा। ये शब्द आपको याद रख लेने, उसके बाद आएगा तक, इतने सही है। अब इससे अलग जो शब्द आपको याद रखने, देखो जितने भी हमारे ज वाले शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द है जब तब, जितना उतना, जब तब जितना उतना, उसके बाद शब्द आता है ज्यो त्यों। ठीक है, तो जय वाले शब्द आ जाते हैं, बाकी की है उसे, और तो आप इस तरह से इसे याद रखो। आप एक मिनट के लिए इस तरह से इसे छोड़ सकते हो कि जो हमारे संयुक्त वाक्य, आप सिर्फ इन शब्दों को याद रखो जो हमारे चार पांच शब्द है, की है उसे, तो और तक, और बाकी सब जय वाले कहाँ आएंगे, हमारे मिश्र में आते हैं। इससे अलग वाले देखो जितने भी बनेंगे, जैसे और तथा अतः पर इसलिए किंतु परंतु, सब क्या आ जाएंगे हमारे संयुक्त है। सही है। तो बस हमारे मिश्र में क्या है, की वह उसे, तो और तक, बाकी सब जय वाले, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब इतना पढ़ने के बाद अगर देखो यहीं से आप इसे उठा सकते हो, काम खत्म हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर भी हो जाएगा, और आप अपने जो की शब्द है उनसे इसे सोल्व भी कर सकते हैं। जो ही वह घर से निकला, अब देखो जो आया है क्यों भी आ सकता था, क्यों ही वर्षा होने लगी या वर्षा होने लगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सही है। उससे अलग की एक जानकारी और बता देता हूं, ये जो हमारा दिया गया है कोमा जो दिया जाता है, ये हमारा आता तो मैक्सिमम मिश्र वाक्य में है, लेकिन ये आपका 100% नहीं है। कभी कभी ये हमारे साथ गलती कर देता है और ये क्या बना देता है, हमारा संयुक्त में भी ले जाता है। सही है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, कभी आप कोमे के भरोसे बैठो। अब देखो जैसे डी में दिया गया है और शब्द है हमारा, और पहचानो, क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो आप इन्हें समझो, इतनी ही देर का ये टॉपिक था, काम खत्म, इसे रटने की भी जरूरत नहीं है। परिभाषा पूछी जाती है कि जो मिश्र वाक्य की परिभाषा होती है, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, जबकि जो हमारे संयुक्त होते हैं उसमें दोनों वाक्य हमारे स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, सरोरु किसका पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, किसका पर्यायवाची हमारा सरोरु। तो देखो सरोरु महत्वपूर्ण है, इससे और भी क्वेश्चन बनते हो। मैं मानता हूं सबसे ज्यादा पर्यायवाची अगर किसी शब्द के हैं तो वो इसी के हैं। आप देख सकते हो चारों में किसके सबसे ज्यादा होते हैं। एक होता है कज, सारे जय वाले आ जाएंगे, जैसे कज, उसके बाद कज के बाद पंकज, कज, पंकज, नीरज, जलज, कज, पंकज, नीरज, जलज, उसके बाद बारिज, बारिद नहीं है, बारिज है, उसके बाद नेक्स्ट जलज, ये हो गए सब कज, पंकज, जलज, नीरज, उसका सरोज। आप देखो ये हो गए हमारे सारे जय वाले शब्द। सही है, इन्हें समझो आप, ये सब किसके हमारे
कमल के पर्रे बाची है। इससे अलग क्या आएंगे तो याद रखना, इससे अलग वाले भी हमारे शब्द हैं जो आपको याद रखना है, जैसे उत्पल पूछा जाता है, उत्पल किसका है। उसके बाद नेक्स्ट पुंडरीक, कोकनंद, कोकनंद, सरसिज, सर सिज, फिर आया जय, तो जय वाले तो सब यही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नलिन, जो पूछा गया है हमारा, सरोरुहु, सरोरुहु, ये पूछा गया था। उसके बाद आएगा अब्ज, इसमें भी जय आया है तो जय वाले ज्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सतपथ, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब किसके थे ये हमारे कमल के पर्रे बच्चे। कुछ लड़कों के नाम भी आते हैं, जैसे एक नाम आएगा अरविंद, ठीक है, लड़कों के नाम से याद रखना। उसके बाद आएगा राजीव, और उसके बाद सरोज तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये नाम आते हैं किसके, सब कमल के पर्रे बच्चे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा सकता, इसकी गारंटी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, इसमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप जब इसे गूगल पर डालोगे, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, हमारे ही एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आया है ये क्वेश्चन। बताइए किसे कहते हैं विष्णुपुरिया, किसकी मुख्य बोली है। उड़िया दिया गया है, असमिया, गुजराती और बंगाली, ये दिया गया है। तो जो विष्णुपुरिया क्वेश्चन पूछा गया है किसकी मुख्य बोली है, तो बताना ये असमिया की है, ठीक है। तो दिया गया असमी लिखा है, असमिया है ये, इसी की प्रमुख बोली है, याद रखना। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था असमिया के बारे में, पूछा भी जाता है कि असमिया जो आती है हमारी किस अपभ्रंश में आती है, तो असमिया जो हमारी मागधी अपभ्रंश में आती है। किस में आती है, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में और क्या क्या आती है, तो इसमें टोटल 4 आती है। कौन कौन सी, पहली आ जाएगी हमारी बांग्ला, इसकी सबसे, इस अपभ्रंश की सबसे बड़ी बोली है बांग्ला। उसके बाद आ जाएगी बिहारी, उसके बाद उड़िया, तीनों आ गए, सही। और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया असमी लिखा है, या इसे बोल दो आप असमिया, एक ही बात है। तो मागधी अपभ्रंश में 4 आती है, और इनमें याद रखना, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो मागधी अपभ्रंश को, कि ये जो मागधी अपभ्रंश है, कभी ये क्या हुआ करता था, ये टोटल मागधी अपभ्रंश पहले बंगाल हुआ करता था। तो मागधी अपभ्रंश जब कभी भी आए तो आपको बता देना बंगाल की बात हो रही है, क्योंकि बांग्ला खुद हो गई, बिहार खुद इसका हिस्सा था, उड़िया भी बंगाल का हिस्सा था, और असम भी बंगाल का हिस्सा था। तो मागधी अपभ्रंश में 4 आती है। जब आप मुगलों के काल में या ब्रिटिश काल में जाओगे तो आपको देखने का मिलेगा मागधी अपभ्रंश अर्थात बंगाल ही था उस समय का, सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करें, इस वाक्य में थोड़ी सी है, बताइए। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करें, इसमें थोड़ी सी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा क्रिया विशेषण से। कौन सा हमारा क्रिया विशेषण होने वाला है, आसान है क्रिया विशेषण से, क्वेश्चन बनते रहते हैं, आते ही रहते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी याद रखनी है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। पहला जो दिया गया हमारा एक रीतिवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, कालवाचक, ऑप्शन में भी यही है, और हो जाएगा स्थानवाचक, सही। अब देखो इसे किस तरह से पहचान सकते हो आप हमेशा के लिए, थोड़ी सी मदद कीजिए। पहला दिया गया रीति, परिमाण, काल, और उसके बाद स्थान। अब देखो कहीं स्थान की कोई बात नहीं है, समय की कोई बात नहीं है, कोई रीति रिवाज की बात नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाप तोल की बात है। जहां कहीं भी नाप और तोल की बात आ जाए, आंख बंद करके लगा देना परिमाणवाचक। कितनी मदद करनी है सर, थोड़ी सी करनी है, बस थोड़ी सी ही मदद करनी है, तो क्या हो जाएगा, परिमाण हो गया हमारा आंसर। अगर कुछ होता समय,
काल का मतलब समय का कहीं सब हमें बोध होता है। जैसे सोहन सुबह से पढ़ रहा है तो हम बता देते, अच्छा समय की बात हो रही है, सुबह से पढ़ रहा है सोहन, तो हम काल बता देते। सही है, बस धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे तो हमारा हो जाता है रीति रिवाज, तो हमारा रीतिवाचक हो जाता। सही है, उसके बाद सोहन दिल्ली गया तो एक स्थान का पता चल जाता, दिल्ली गया, तो यही हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, हमारे 4 होते हैं। और जितने भी हमारे क्रिया विशेषण होते हैं हमेशा सब अभिकारी होते हैं। और पूछा जाए क्रिया विशेषण होते क्या है, तो परिभाषा में बताना ऐसे शब्द जो हमारी क्रिया की विशेषता बताते हो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकोक्ति आ गई जो पूछी जाती है, तेरी तोली तेरे मुख में रोली। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तेरी तोली तेरे मुख में रोली। लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या है। ईंट का जवाब पत्थर से, सभी के साथ एक सा व्यवहार करना, निर्दोष, किसी के उपकारों पर भी क्रोध व्यक्त करना। बताइए क्या होता है। तेरी तोली तेरे मुख में रोली, बताइए क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जो कोई व्यक्ति उपकार करता है और उसके बाद भी, उपकार करने के बाद भी जब कोई व्यक्ति क्या दिखाता हो, क्रोध दिखाता हो, तो तब क्या बोलते हैं, तेरी तोली तेरे मुख पर ही रोली। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। कौन सी हमारी जो हमारी हिंदी की उपभाषा नहीं आती। उपभाषा से हमारे हमेशा ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये पूछा गया है कौन सी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो उपभाषाएं हमारी हिंदी में कितनी है, तो बताना हमारी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं, हमेशा के लिए याद रखना। कितनी उपभाषाएं हैं तो बताना 5। अगर उसके बाद पूछा जाए बोली कितनी है, बोली भी पूछा जाता है कि उपभाषा के अंतर्गत बोली आती है, तो वो आती है हमारी 17 प्लस 1, ये 1 जो है ये हमारी नेपाली है। ठीक है, बोली 17 है और एक और जोड़ लेते तो हम नेपाली, क्योंकि नेपाली भारत के सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम की राजकीय भाषा भी हमारी क्या है, नेपाली ही है। सही है, अब देख लेते हैं कितनी उपभाषाएं हमारी। 5। पहली कौन सी होती है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा पहला। दूसरा क्या होता हमारा, जो दूसरा आता हमारा उपभाषा, ये आता पूर्वी हिंदी। दोनों याद रखना है, पश्चिमी हिंदी और दूसरा पूर्वी हिंदी, 2 भाषा हो गई। उसका नेक्स्ट तीसरा होता हमारा राजस्थानी, राजस्थानी उपभाषा। उसके बाद नेक्स्ट चौथी कौन सी होती है हमारी, तो याद रखना चौथी होती है बिहारी। कौन सी, बिहारी उपभाषा। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे लास्ट होती है 5वीं, पहाड़ी उपभाषा। तो ये हमारी क्या होती है, उपभाषाएं होती है 5। सही है, सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारी, तो आपको याद रखना जो पश्चिमी हिंदी है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत 5 बोली आती है। कितनी, हमारी 5 बोली आती है। मैं बोल देता हूं जो 5 बोली आती है, जैसे कोरबी, सरहिंदी, सॉरी जो हमारी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेलवी और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में क्या आते हैं हमारे, तो इसमें आती है हमारी अवधी। इसमें कितनी आती है हमारी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों आ जाती है। राजस्थान में कितनी हो गई हमारी, 4 हो जाती है। उसके बाद बिहारी में मैं भय करके 3 हो जाती है। पहाड़ी में कितनी हो जाती है हमारी, 2 हो गई, एक हमारी मध्यवर्ती और दूसरी पश्चिमवर्ती और एक नेपाली। आप सबको ऐड कर दो कितनी बनेगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उपभाषा हमारी 5 और बोलियां कितनी हमारी टोटल हो जाएगी 5, 3, 8, 12 और 5, 17 और एक 18। तो कभी पूछा जाए बोली कितनी होती है हमारी, तो बताना सर बोली होती है हमारी 17 प्लस 1 और उपभाषा हमारे यहाँ कितनी होती है 5। और कौन सी उपभाषा नहीं है, तो आप देखो पूर्वी भी माना गया है, पश्चिमी भी माना गया है, राजस्थानी भी है, मराठी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हिस्सा इतने में खत्म है, इससे मिलता जुलता कभी फ्यूचर में क्वेश्चन है आप गलत मत करना। यही अपना मेन उद्देश्य है कि बस आपके ज्ञान को आपका अभ्यास ही बता सकता है कि कितना ज्ञान है, कितना अभ्यास है। बाकी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि ये टॉपिक हमारे तैयार है, और जब एग्जाम में बैठते हैं, ये तो क्वेश्चन अभी करा नहीं, तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ठीक है, यह दृश्य बहुत ही सुंदर है, इसमें बहुत क्या है, बताइए। सुंदर क्या है,
सुंदर हमारा विशेषण है। क्या है सुंदर? सुंदर एक हमारा विशेषण है। और विशेषण की विशेषता कौन बताते हैं? ये बताते हैं हमारे प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता कौन बताते हैं? प्रविशेषण। अब विशेषण है हमारा सुंदर, और सुंदर भी कितना है? बहुत। तो बहुत क्या बन जाएगा हमारा? प्रविशेषण। सही है, ये आपको याद रखना है। इससे अलग प्रविशेषण का कुछ अन्य नाम है क्या? जी सर है अन्य नाम। इसे क्या बोलते हैं? अंतर विशेषण भी बोलते हैं। प्रविशेषण का अन्य नाम बताओ तो कहना अंतर विशेषण, मतलब विशेषण के भी अंदर आने वाले। ठीक, इस तरह से है अंतर विशेषण, इसे बोला जाता है प्रविशेषण को। उसके बाद नेक्स्ट, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? नहीं पूछिए, नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। बताइए। देखो डायरेक्ट बिल्कुल शुरू वाले में ही दे दिया क्या हमारा? हंसना कैसी क्रिया है? ये हमारी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि आपको क्या शब्द से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं, क्या हंसना, तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अन्य तीनों क्रियाओं में आपको उत्तर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्या से हमारे अकर्मक सकर्मक की पहचान हो जाती है। किसी किसी वाक्य में द्वि कर्म भी पूछे जाते हैं। अभी हमारे पिछले एक दो पेपर पहले क्वेश्चन पूछा गया था द्वि कर्मक क्रिया का, कि द्वि कर्मक क्रिया में कौन सा जो हमारा कर्म है प्रधान होता है और कौन सा गौण होता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी के 100% की गारंटी है कि पूरे होंगे तो पूरे होंगे। कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति आएंगी तो सब करा दी जाएंगी, कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल फिक्स है। और बच्चों वाले कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे व्यवस्था वाले होंगे। आगे देखते हैं क्या दिया गया हमारे। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? देखो जिस भाषा में एग्जाम में आया उसी भाषा में हमने भी उठा लिया। अभी लिखा है गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। सही है, बताना है धन इकट्ठा करना है, इसके बारे में ही हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन कारण कारक नहीं होगा, इसमें तो एक साधन का बोध होता है, कोई साधन की बात नहीं की गई है। अपादान में अलग होने का भाव होता है, कोई अलग होने की बात नहीं की गई है। संप्रदान में क्या होता है? कोई चीज सदा के लिए देने वाली बात होती है, हमेशा के लिए। उसके बाद कर्ता में कोई चीज या तो वर्तमान काल में चल रही हो या ने का प्रयोग हो। वर्तमान काल जैसे सोहन पढ़ाई कर रहा है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, जबकि इसमें कोई हमारा कारक चिन्ह नहीं आया, लेकिन फिर भी क्रिया वर्तमान काल में, क्योंकि सोहन पढ़ाई कर रहा है, हमारा कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अब यहां देख लेते हैं गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। सही, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये शुद्ध जो आपको इसे लिखना चाह रहे हैं गरीबों के लिए। अब ये के लिए शब्द आया है, जो निमित्त लिख दिया इन्होंने के लिए शब्द था। और के लिए किसमें होता है? हमारा संप्रदान में सदा के लिए यही दी जाती है चीजें। ऑप्शन नंबर जो बना हमारा सी एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक, याद रखना। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। बड़माला सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल छोटे ही है कि आप स्वर और व्यंजन में पहचान करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन ना मैं दे सकता हूं और मैं मानता हूं ना ही आप ऐसे करने आओ। सही है, बताइए क्या हमारा आंसर इसका होने वाला है? कौन सा है हमारा जो संयुक्त स्वर है? शब्द दे दिए गए संयुक्त स्वर, पहले तो याद रखना होते कितने हैं। संयुक्त स्वर भी पूछे जाते हैं और संयुक्त व्यंजन भी पूछे जाते हैं। सही है, संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं और इधर संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं। संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन दोनों कितने होते हैं? 4 होते हैं, अपनी अपनी जगह चारों सही है, याद रखना। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन? कक्षा वाला 6 होता है, त्रय और श्रम वाला से, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। कितने हो गए? 4। संयुक्त स्वर भी बता दो सर। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, छोटा ए बोलते हैं, फिर अ, उसके बाद ओ और औ। ठीक, ये चीजें हो गई हमारी संयुक्त स्वर। अब आपको क्या याद रखना है? टोटल हिंदी वर्णमाला अगर लिखा हुआ जाए, टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण होते हैं? टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण होते हैं? तो आप 8 लगा देना। टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण होते हैं? तो आपको 8 लगा देना है, 4 इधर और 4 इधर। सही है, 4 इधर और 4 इधर जो दिए गए हैं आपको हमेशा याद रखना कि इन्हें संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो दो से मिलकर बने। जैसे हमारा ए दिया गया है,
ये हमारा ऐसे बना है और दूसरा ई के साथ बना है, छोटे ई के साथ। ये हमारा ए के साथ बना है और ये हमारा ए के साथ बना है। वो जो बना है हमारा ए के साथ और हमारे छोटे ऊ के साथ बना है। औ जो है हमारा ए के साथ और ओ के साथ बना है। एक चीज इसमें कॉमन है कि जितने भी हमारे संयुक्त स्वर है सब में पहले ए आया है। सही, ये आपको मदद करेगा क्वेश्चन सोल्व करने में कि शुरुआत तो ऐसे हुई है, उसके बाद वाले बदले हैं। और देखो जब आप शुरू में ही जैसा पहला वाला हमारा लिखा हुआ है, जब इसे बोलोगे ना आई, तो ये इसका उच्चारण भी शुद्ध होता है। दूसरे का जो है ए और ए है तो ए बोला जाता है, वो ए नहीं होता है। इस आधार से उच्चारण भी होता है। अगला देख लेते हैं जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला वाला स्तर ये बना है हमारे कै और श से। पहला वाला हलंत आएगा, उसके बाद तय हमारा तय और रै के साथ आएगा। ज्ञ ज्ञानी हमारा जय और पैया के साथ। श्रय हमारा स और रै के साथ। टोटल हो गए हमारे 8 बने हमारी पूरी वर्णमाला में। कहीं से भी क्वेश्चन उठे आप गलत मत करना, आंसर दे देख लो। अब जो हमारा दिया गया कौन सा संयुक्त है, ए बी सी डी, डी में दिए गए हमारे, ये तो है ना चारों, बस ये है। बाकी बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हो गए, कल के दिन को व्यंजन पूछा तो भी उड़ा देना, स्वर पूछा तो भी उड़ा देना। अगला आ जाओ नेक्स्ट। वाक्य में जहां क्वेश्चन पूछा गया हमारा विराम चिन्ह से। देखो वाक्य में जहां अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना पड़े वहां पर प्रयुक्त होता है कौन सा हमारा विराम चिन्ह, वहां पर प्रयुक्त होता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कभी भी हम अर्धविराम की तुलना में कम थोड़ा रुक जाते हैं तो पहले तो अर्धविराम याद रखना जो होते हैं हमारे अर्धविराम, ये होता है हमारा अर्धविराम। और अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुक जाए, थोड़ा कम। जब अर्धविराम है तो इससे छोटा तो बस एक अल्प विराम होता है जो अपना इस तरह से होता है, अल्प विराम होगा हमारा। आपसे अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या था, अर्धविराम की अपेक्षा अल्प विराम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा, थोड़ा सा फंसा के क्वेश्चन पूछा, तभी पता चलता है कि प्रैक्टिस सेट करने से हमारा क्या पता चलता है। नेक्स्ट बताइए, जो हमारा केचुआ शब्द है क्या है ये, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसका नपुंसकलिंग या हमारा उभयलिंग, क्या शब्द होने वाला है हमारा केचुआ। इस तरह क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। बताइए केचुआ शब्द, तो केचुआ जो शब्द है हमारा ये बनेगा उभयलिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। उभयलिंग कैसे होते हैं, ऐसे शब्द जो दोनों लिंग, ऐसे शब्द जो दोनों लिंग, दोनों लिंग कौन कौन से, पुल्लिंग भी प्लस स्त्रीलिंग भी, ऐसे शब्द जो दोनों लिंग स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग में समान हो, परिभाषा याद रखना, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। सही है, जैसे आया केचुआ, केचुआ क्या है, ये नर और मादा इसके अंदर दोनों वो होते हैं। सही है, नर और मादा दोनों के इसमें अंग होते हैं, ये नर भी है और हमारा मादा भी है। सही है, इस कारण है बहुत सारे उभयलिंग आते हैं, जैसे यही दे दिया आपने केचुआ। कुछ हमारे जो होते हैं महत्वपूर्ण पद आ जाते हैं, वो भी क्या होते हैं हमारे उभयलिंग होते हैं। जैसे एक शब्द लिख देते हैं मंत्री, कैसा शब्द है बताइए, तो मंत्री हमारा उभयलिंग शब्द हो जाएगा। मंत्री के बाद पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो भी उभयलिंग शब्द है। बहुत सारे शब्द होते हैं, राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये भी हमारा उभयलिंग शब्द है। अध्यक्ष महोदय उभयलिंग शब्द के ही अंतर्गत आता है। मैनेजर, मैनेजर शब्द, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, डॉक्टर, राजदूत, ऐसे शब्द हैं जो हमारे क्या होते हैं, दोनों लिंग में समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं। सही है, उभयलिंग से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। हमारे पद ज्यादा आते हैं उभयलिंग में, जबकि ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा गया है। नेक्स्ट रिपीट है क्वेश्चन, शायद पहले भी अभी कुछ समय पहले पूछा गया था, फिर आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं, रिपीट ही अपने वो होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। क्या पूछा गया हमारा, लिंग भेद में
किसका रूपांतरण नहीं होता है, बताइए किसका रूपांतरण नहीं किया जाता है? तो हमारा संज्ञा का तो होता है, आपको याद रखना है, बन जाता है लड़के का लड़की, विशेषण भी हो जाता है, ठंडा ठंडी बदल जाएगा, सर्वनाम में नहीं बदलता है। सही है। लिंग भेद में किसका नहीं बदलता है? हालांकि कारक भी दिया गया है, कारक तो पूरा ही अलग है, इसमें सिर्फ लिंग की बात की गई थी, कभी आपको कारक लग रहा हो। सही है, जो सिर्फ लिंग पूछा है इस कारण ये आंसर हमारा सर्वनाम बना है, अगर होता अभिकारी तब हमारा कारक बन जाता। नेक्स्ट पूछा गया है, और क्या पूछा है इसमें? गुरु की उत्तर अवस्था बतानी है। जो गुरु होता है इसकी उत्तर अवस्था क्या होने वाली है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन तो चलते ही रहते हैं। उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था और मूल अवस्था, अवस्थाओं से क्वेश्चन बनते रहते हैं हमारे। कितनी अवस्थाएं होती है विशेषण की? तो विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है विशेषण की? 3 अवस्था होती है, याद रखना। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। पहली क्या होती है? मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था, और तीसरी उत्तम अवस्था। तो विशेषण की अवस्थाओं से क्वेश्चन था, पूछा जाता है कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है, उत्तर, उत्तम और मूल। मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था होती है जब किसी वाक्य की किसी से कोई तुलना ना की जाए, बिल्कुल साधारण रूप में उसका प्रयोग किया जाए, तो कौन सी अवस्था होती है हमारी? मूल अवस्था हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पूछा जाए तो क्या हो जाता है हमारी? उत्तर, और लास्ट उत्तम। तो यहाँ क्या पूछा गया है? गुरु की बतानी है। देखो गुरु की अवस्था पूछी गई है, और कौन सी अवस्था पूछी गई है? उत्तर अवस्था। तो गुरु की जो उत्तर अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी गुरुत्तर, गुरुत्तर। जबकि गुरु की अगर होता उत्तम अवस्था, उत्तम मतलब सर्वोत्तम, तो क्या हो जाता? फिर हो जाता हमारा गुरुत्तम। बस इतना ही अंतर है। कौन सी अवस्था पूछिए? उत्तर अवस्था पूछिए, उत्तर बतानी है, तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा गुरुत्तर। जबकि सर्वोच्च कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? गुरुत्तम हो जाएगा। इसी तरह से है क्वेश्चन हमारे अवस्था से पूछा है, विशेषण के बारे में था, याद रखना। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है, मूल, उत्तर और उत्तम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा देशज है? बताइए कौन सा शब्द है जो हमारा देशज है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं देशज, जैसे आपको याद रखना, एक शब्द होता है हमारा फावड़ा, और ये पूछा भी गया है, शब्द हमारा देशज शब्द है। उसके बाद बाप, नेक्स्ट ठेस, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपको याद रखना। उसके बाद एक शब्द आता है हमारा चालू, बहुत चालू है। बाप था, बेटा भी आ जाएगा, बाप बेटा दोनों हमारे देशज शब्द है। नेक्स्ट खिड़की, कैसा शब्द है? देशज शब्द है। नेक्स्ट लथपथ, लथपथ जो खून में सना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ढांचा, जो गिरा दिया जाता है, ढांचा। नेक्स्ट चेला, औजार, औजार। ऐसे शब्द हैं जो हमारे क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। और बता देते हैं, जैसे चूणी, ठेस, लड़का, चालू, हल, थैला आता है, थैला। नेक्स्ट पैसा, मांस। ठीक है, तो ये शब्द है हमारे जो क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द पूछे जाते हैं, याद रखना। अब पूछा कौन सा है हमारा, तो जो दिया गया है गोट, ये हमारा देशज शब्द है। सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बना। जबकि काठ, ऊंट और उल्लू हमारे तत्सम तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भाववाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है। वाच्य से क्वेश्चन है, और कौन से वाच्य में भाववाच्य का प्रयोग हमारा नहीं किया गया है? बताइए। मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें तो है मुझसे बैठा नहीं जाता। राम से खाया नहीं जाता, ये भी सही है। मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, मुझसे यह वो बोझ उठाया नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी में भी देखेंगे, धूप में चला नहीं जाता, तो ये भी है। कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता है, जिसमें हमारी फीलिंग की बात है।
वाच्य है, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत, कर्म और भाव। नेक्स्ट, अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द है तो ये अपने आप बनेगा। पर्यायवाची याद रखो, 10-20 क्वेश्चन अपने, अगर जब जैसे अपना एसआई का पेपर है, आराम से अगर पर्यायवाची कंप्लीट हो गए तो 5, 7, 10, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि शब्दों का अर्थ पता होगा। और जब हिंदी में शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं, रटने से हिंदी होनी नहीं। आ जाओ, एक अंश, दूसरा भी अंश है। क्या क्या है हमारे अंश? अंश बताइए क्या होगा? पहला वाला जो अंश होता है ये होता है हमारा कंधा, और दूसरा वाला अंश होता है हिस्सा। ऑप्शन नंबर क्या बना? बी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा शब्द हमारा बर्तनी में अशुद्ध दिया गया है? अनुग्रहित, सुरसुरसा, नवाब, आशीर्वाद। क्या नवाब में यही वाले पे का पेट चिरेगा या पहले वाले का चिरेगा? ये तो सोचने वाली बात है, बताइए। तो नवाब बिल्कुल शुद्ध लिखा है, दूसरे वाले का ही चिरता है। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही है। ये भी सही लिखा है। तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? अनुग्रहित होता है, ये जो बनेगा री, ये वाला आएगा आपका, सही है। और इसमें क्या है हमारा? ये वाला है, इसका अंतर है। तो क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या हमारा? अशुद्ध है, अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका हमारी हिंदी के दृष्टिकोण से। सही, ऐसे ही वो क्वेश्चन होते हैं जो 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं, वो यही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बताइए, जो हमारी हिंदी में सरस्वती पत्रिका है, इसका संपादन पूछा है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसका रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र जी? कौन से हैं बताइए? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना ईमानदारी के साथ। 100% गारंटी है हिंदी की कि टोटल सब होंगे, कुछ बाहर नहीं जाएगा। ईमानदारी के साथ, पढ़ाई के साथ मजाक नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक। उसके बाद इसका आंसर भी कमेंट में देना। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।